देखो हम लोगों ने ऐसे बोला था कि मान लो ये गाइनोशियम में क्या आता है, गाइनोशियम में आप क्या देखते हो, ऐसे आपका एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक ओवरी होती है। इस ओवरी में बेटा एक छोटा सा पार्ट होता है प्लेसेंटा, और उससे आपका अटैच होता है ओव्यूल। ये हम मैंने बताया था बेटा, गरिमा नितिका सिया बताया था ना, ये इतना इतना समझ में आया था। प्लेसेंटेशन वगैरह हमने डिस्कस किया था, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बेसल, एक्साइल, ये सब किया था ना, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ यस तो अब मैम। हाँ अब इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना था। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर, इसमें क्या होती है, इसमें सारी क्या सब कुछ होता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर बताया था कि मान लीजिए ये ओवरी की वॉल है, ये हुई ओवरी की वॉल, ठीक है। इसमें से जो प्लासेंटा है उसको भी बना लेते हैं, ये प्लासेंटा है, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल जुड़ा हुआ है तो एक आपकी ऐसी एक डंडी से निकलती है, और फिर आपका ये एक पूरा बॉडी बनाता है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा बताया था? यस मैम। हाँ, और इसमें मैंने बोला था कि आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और हमारा जिस आपका आपके ओव्यूल में कितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ओव्यूल में बेसिकली होता क्या है, आपका ओव्यूल में बेटा एक स्टॉक होती है, जो कि ये स्टॉक है हमारी, ये स्टॉक है, और फिर ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ओव्यूल के पास दो ही मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है आपका बॉडी पार्ट। तो स्टॉक क्या होता है, वो डंडी जिससे आपका बॉडी अटैच्ड है ओवरी वॉल से। तो ये हमारी ये स्टॉक क्या हो गया बेटा, ये वाला पार्ट जिसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, ठीक है। और बॉडी पार्ट इतनी हो गई। तो ये समझ में आ गया, स्टॉक और बॉडी पार्ट समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, अब फ्यूनिकल आप देखो, फ्यूनिकल ध्यान से देखो, ये यहाँ से पूरा बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्यूनिकल थोड़ा सा बॉडी पार्ट पे ज्यादा ही आगे आगे तक थोड़ा निकल गया है। तो ये वाला पार्ट जो फ्यूनिकल का बॉडी पार्ट में आ गया है, उस पार्ट को हम कहते हैं रैफे। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो बॉडी पार्ट और फ्यूनिकल के बीच में, ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम, पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। और फिर मैंने आप लोगों को बोला नहीं था कि अगर आप राजमा का एक ऐसे सीड लोगे और इस साइड से दिखोगे, तो आपको ऐसे अगर मैं सामने से दिखाऊं तो उसमें 3 डॉट्स दिखेंगे। ऊपर वाला डॉट्स आपका रैफे होगा, उसके नीचे वाला बीच वाला डॉट हाइलम होगा, और उसके नीचे वाला डॉट माइक्रोपाइल होगा। क्यों? क्योंकि यही ओव्यूल तो आगे जाके सीड बनाएगा ना। अगर राजमा का प्लांट है, और तो राजमा के प्लांट में फ्लावर उगे होंगे, और उसके फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल बैठा होगा ओवरी में, वही तो आगे जाके ये सीड बनेगा ना बेटा, पता है ना। ओवरी जाके फ्रूट बनती है, ओव्यूल जाके सीड बनता है। तो सीड है तो ओव्यूल का ही पार्ट्स आपको सीड में दिखता है। जब आप राजमा के बीन को इधर से इस साइड से देखोगे तो आपको राफेहाइलम और क्या दिखेगा, माइक्रोपाइल। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्या एकदम कंफ्यूज हो गए क्या? एक वीक का बीच में आ गया था ना गैप, इसलिए कुछ रिवाइज कराऊं कि अब समझ में आ रहा है, इसे आगे बता दूं ना? यस मैम। ठीक है। तो ओव्यूल बेटा हमारा है मॉडिफाइड, ओव्यूल हैज मॉडिफाइड इनटू सीड लाइक स्ट्रक्चर। अब होता क्या है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में होता क्या है, बीच में ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं। देखो ये वाला बीच बीच का जो सेल है ना बॉडी में, ये पूरा भरा हुआ है। और ये किससे भरा हुआ है? इस सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस। ये जो सेल्स हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं, इनको हम कहेंगे, ये जो रेड रेड में मैंने बनाया है, ये सारे के सारे सेल्स को हम कहेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस का काम होता है न्यूट्रिशन देना। ये जो फ्यूचर में जो आपका पोलन आके एग को फर्टिलाइज करेगा ना, तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम न्यूसेलस का होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल ये बताया था, एमसीएफ बताया था। माइक्रोपाइल क्या होती है, चैलेजा क्या होती है, बताया था ना। हाँ, तो ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो बेटा माइक्रोपाइल वो वाली पार्ट होती है, ये देखिए ये वाला माइक्रोपाइल है, जहां से
आपकी ओपनिंग दिख रही है ना, जहां से ओव्यूल के अंदर एंटर किया जा सके, वो वाला पार्ट हमारा माइक्रोपाइल होता है। मैं सब कुछ मिटा देती हूँ सो दैट आप लोगों को आराम से दिख जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं बोल क्या रही हूँ। सब हटो, सब हटो, सब हटो। हाँ देखो, ये वाला पार्ट बेटा जहाँ से ओव्यूल के अंदर हमें एंट्री मिलती है, वो वाला पार्ट हो जाएगा हमारा माइक्रोपाइल। ठीक है, और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा हमारा चैलजा। ठीक है, और ये हमारा फ्यूनिकल। ये इंपॉर्टेंट है। MCF, इनकी पोजीशंस पे आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ोगे। ठीक है, तो MCF क्या होता है, जहाँ पे आपका M मतलब माइक्रोपाइल, C मतलब चैलजा, फ्यूनिकल आपका ये F है। ठीक है, अब जो आपका न्यूसेलस है, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा न्यूसेलस है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए, जो माइक्रोपाइल वाला साइड है, जो माइक्रोपाइल वाला साइड है, वहां पे एक सेल, यहाँ का देखो, एक मैंने मिटा दिया, यहाँ का एक सेल अचानक से एक्टिव हो जाता है। न्यूसेलस के सेल्स में माइक्रोपाइल के साइड का, माइक्रोपाइल की तरफ जो चेहरा किए हुए है, वहां के सेल्स में से कोई एक सेल क्या होगा, वन सेल ऑफ द न्यूसेलस इज गोइंग टू गेट बिगर, ये वाला सेल बिगर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे रेड रेड थे ना, मैंने रेड से बनाया था, तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं रेड से बना रही, देखिए मैंने फिर से रेड से बना दिया। इन रेड में से कोई एक सेल, मान ली मैं इसको चूज करती हूँ, ये वाला सेल, ये बड़ा हो जाएगा। मैं बता देती हूँ ऐसे, ये देखो, ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, इट गेट्स बिगर। न्यूसेलस में वन सेल is going to get bigger। कौन सा सेल, द सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की तरफ का एक सेल बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा बड़ा होके, द सेल विच बिकम्स बिगर इज नोन एज MMC। ये जो सेल बड़ा हो रहा है, ये जो सेल बड़ा हो रहा है, इसका एक स्पेशल नाम रखेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी के भी सेल्स थे वो तो बड़े नहीं हुए, बट यही बड़ा हो रहा है, मतलब इसका कुछ खास काम है। तो माइक्रोपाइल के साइड पूरे न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं, मान लो 50 सेल है, 50 सेल में एक सेल आपका सिर्फ बड़ा हो रहा है, और वो सेल स्पेशल है, इसीलिए हम उस सेल को क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। याद है पोलन ग्रेन में भी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिसमें मियोसिस हो रही थी, याद आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा सेल है, इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा मेगास्पोर मदर सेल। अब इसकी प्लॉइडी क्या है, अभी तक फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है बेटा, अभी तक फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। फर्टिलाइजेशन होगी तब तो आपका गेमीट वगैरह आएंगे, और गेमीट ही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, तो जब तक फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, जाइगोट बना नहीं है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेता है मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी लेवल क्या है, वो भी डिप्लॉयड है, 2n। ठीक है, 2n, एंड इट विल अंडरगो मियोसिस। जैसे आपने देखा था कि मेल सेक्स ऑर्गन में हमने देखा था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिसके अंदर मियोसिस हो रही थी, तो अब इसी मेगास्पोर मदर सेल में बेटा होगी आपकी मियोसिस। ठीक है, तो MMC इज डिप्लॉयड, MMC इज डिप्लॉयड, मैं सिर्फ एक ही सेल बना रही हूँ, जो बड़ा हुआ बस उसी सेल को बना रही हूँ, ये डिप्लॉयड है, यानी ये 2n है, और इसके अंदर होगी मियोसिस। तो मियोसिस जब होगी तो उससे, ये मेगास्पोर मदर सेल है, जब मियोसिस होगी तो इससे बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, इससे बनेगा मेगास्पोर, इसीलिए हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, क्योंकि जब ये मेगास्पोर को जन्म देगा तो ऑब्वियसली मेगास्पोर की मदर कहलाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या बेटा, पोलन ट्यूब जो वो आता है, वो कहाँ से आता है, जहाँ खुला हुआ है रास्ता वहीं से आएगा। पोलन ट्यूब कहाँ से आएगा, यही माइक्रोपाइल से एंटर करेगा ना, चालीसा को फाड़ के तो नहीं घुसेगा, है कि नहीं। पोलन ट्यूब कहाँ से आएगा बेटा, माइक्रोपाइल से, क्योंकि माइक्रोपाइल ही वो जगह है जो थोड़ी सी आपकी ओव्यूल के अंदर ओपनिंग देती है, एंट्री देती है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल आपका जनरली कहाँ से एंटर करेगा, आपका आपका पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल की साइड से एंटर करेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो MMC है उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस से वो अब मेगास्पोर बनाएगा। जो इंटीग्यूमेंट्स है वो सारे बदल जाएंगे किसमें, सीड कोट में। ये सारे जो इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स क्या थे ये बताया था मैंने, यूनिटेगमिक, ये सब याद है बेटा, ये बताया था, दो ऐसे इंटीग्यूमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, बाइटेगमिक। और अगर ऐसा एक ही होता, हाँ ऐसा एक ही होता तो हम यूनिटेगमिक कहते हैं। यूनिटेगमिक किसमें फेमस है बेटा, जिम्नोस्पर्म में। और अभी हम किसकी बात करें, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जनरली आपको बाइटेग में दिखेगा। ये है हमारा इंटीग्यूमेंट्स,
ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स हैं, हमको इसमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली ये एंजियोस्पर्म का ही है। और ये इंटीग्यूमेंट्स ही बाद में जाके जब ओव्यूल सीड बन जाता है तो ये इंटीग्यूमेंट सीड कोट बन जाते हैं, ठीक है, यही इंटीग्यूमेंट सीड कोट बन जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारा जो ये मेगास्पोर मदर सेल है जो बड़ा हुआ वो आगे जाके क्या करने वाला है। चलिए, तो अब जब ये मेगास्पोर मदर सेल है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है जो बड़ा हुआ, न्यूक्लियस में से एक सेल जो बड़ा हुआ, अब ये बड़ा होके क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसमें मियोसिस हुई ना, इसमें मियोसिस हुई, चलो देखते हैं कैसे होता है। हाउ द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड, विल सी थ्रू दिस स्ट्रक्चर ऑफ आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है। अभी टाइप्स ऑफ ओव्यूल जब पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे ज्यादा आपका फेमस होता है, कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जनरली आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है जिसमें आपका ओव्यूल इज अपसाइड डाउन, ठीक है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में बेटा क्या होता है, वन सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एक्ट्स एज एमएमसी, यानी यहाँ पर एक सेल जो है वो आपका माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मियोसिस हुई थी, याद है, याद है बेटा आप लोगों को, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई थी तो उससे क्या बना था, 4 सेल्स बने थे ना जो आपस में चिपके हुए थे, जिनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे थे, याद आया। हाँ, यस मैम। इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे थे, फिर ये अलग हुए थे, जब ये अलग हुए तब हम इनको माइक्रोस्पोर्स कह रहे थे, पर फिर भी अब ये पोलन ग्रेन बने नहीं थे क्योंकि इनके ऊपर क्या लगना था, एक्साइन और इंटाइन लगना था ना। तो जब स्पोरोपोलिन डिपॉजिट हुआ, जब इनके ऊपर ये स्पोरोपोलिन वगैरह पड़ा, इनका ऐसा कुछ इनके ऊपर डिपॉजिट हुआ, तब जाके हम इनको पोलन ग्रेन कह रहे थे, याद आया, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में बेटा मियोसिस हुई थी, तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, मेगास्पोर मदर सेल में भी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। देखते हैं कैसा होता है। जो यहाँ पर देखिए, जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट अंडरगोज वन मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और इसकी वजह से इसके अंदर कितने सेल्स बन जाते हैं बेटा, जब भी मियोसिस होती है तो कितने सेल्स बनते हैं, जब भी मियोसिस, मान लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगी तो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल्स बनते हैं ना, आपको पता है ना मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ये जो 4 सेल्स है इनको भी हम मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे क्योंकि 4 सेल्स बने। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, ऑल द सेल्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड आर हैप्लॉइड, क्योंकि अभी जो मियोसिस हुआ उसकी वजह से ये सारे हैप्लॉइड हैं, और हमेशा मेगास्पोर आपका लीनियर होगा इन ओरिजिन, ये देखिए सीधा है, सीधा लीनियर है, ठीक है, लीनियर है। अब इसमें होता क्या है कि आपका, अगर मैं इधर लिखूं M और C, इससे आप समझ पाएंगे, ये माइक्रोपाइल है और ये चैलेजा है, आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा फेस इसका माइक्रोपाइल की तरफ है और कौन सा फेस इसका चैलेजा की तरफ है, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ, तो माइक्रोपाइल के साइड का जो सेल है ये सरवाइव कर जाएगा, ठीक है, और इसमें से जो आपके ऊपर के 3 हैं ये डीजेनरेट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, और बस ये सरवाइव करेगा बेटा, ये सरवाइव करेगा। सर्वाइविंग मेगास्पोर यही है। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो हमें 4 सेल्स मिले, उनको हमने कहा मेगास्पोर टेट्राड, लेकिन बदकिस्मती से उन चारों में से 3 डीजेनरेट हो गए और बचा सिर्फ एक, और जो बचा उसे हम कह रहे हैं सर्वाइविंग मेगास्पोर। जबकि ऐसा माइक्रोस्पोर मदर सेल में नहीं हुआ था ना बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस अंडरगो की थी तो उससे क्या बने थे, 4 बने थे और 4 आपस में जुड़े हुए थे, है कि नहीं, याद आ रहा है, उनमें से कोई डीजेनरेट या मरा नहीं था, याद आ रहा है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ऊपर के 3 हो गए खत्म, नीचे का बचा एक जो सरवाइव कर रहा है। अब यही यही हमारा बनाएगा एम्ब्रियो सैक, इसी के अंदर डेवलप होगा एग, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है, ये मेरे नोट्स मैंने जो आप लोगों को नोट्स भेजे हैं उसमें एकदम अच्छे से लिखा हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। तो आपका इसमें से ऊपर के 3 गए और बचा क्या, एक, ठीक है। चलो देखो इधर, ये आपका जो 3 डीजेनरेट हो गए और एक जो बचा। अब ये जो सर्वाइविंग वाला है, ये इसको मैं बना देती हूँ ऐसे, सर्वाइविंग वाला है, ठीक है। इसके अंदर अभी ये क्या है, अभी ये हैप्लॉइड है, इसके अंदर 3 बार माइटोसिस होगी बेटा,
3 बार माइटोसिस होगी। ये 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा, ये 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा। और 3 माइटोटिक डिवीजन करके इसके अंदर कितने न्यूक्लियस भर जाएंगे, अब मुझे बताना। 3 बार माइटोसिस। एक बात देखिए, इसको बहुत बहुत आसान है बेटा, घबराना नहीं है। एक बार माइटोसिस करेगा तो एक सेल से 2 सेल्स हो जाएंगे, बोले हाँ कि ना। माइटोसिस में Yes, 1 से 2 हो जाते हैं ना। हाँ, yes, ma'am. माइटोसिस में हमेशा 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4 बनते हैं। तो ये इसमें इसके पास एक ही न्यूक्लियस था, इसने एक बार माइटोसिस की, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, इसमें हुई 1 माइटोटिक डिवीजन, 2 बन गए। अब हुई दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन, जितना है उसका डबल हो जाएगा। अब कितना बना, 1 2 3 4, 4 बन गए। Yes, ma'am. हाँ, अब तीसरा माइटोटिक डिवीजन, इसका भी डबल हो जाएगा। 4 थे तो और 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4 8 बन गए। Yes, ma'am. अब समझ में आया बेटा कितना बनेगा, देखो इधर। ये एक आपका जो एक सर्वाइविंग मेगास्पोर था, इसी को हम कह रहे थे सर्वाइविंग मेगास्पोर, ठीक है। ये बेटा जो सर्वाइविंग मेगास्पोर था, इसके अंदर हुई 3 माइटोटिक डिवीजन और हमें क्या मिल गया, 8 न्यूक्लियस। सिर्फ 3 माइटोटिक डिवीजन हुई, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुई, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुई। और हमें क्या मिल गया बेटा, 8 न्यूक्लियाई मिल गए। अब इन इसी में यही है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है ना, यही है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब इसी के अंदर देखिए, ये तीन न्यूक्लियाई ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। ये 3 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये बीच के 2 हैं, ये बीच में रह जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई जो मैंने बताया। Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज देखिए। वो जो ऊपर के 3 थे वो ऊपर गए और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, ये तीनों ऊपर जाकर एंटीपोडल्स बना दिए। ये जो 3 सेल्स ऊपर बने, इनको हम कहते हैं साथ में एंटीपोडल्स। और ये जो हमारा है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक और कुछ नहीं, ये जो जीवित सर्वाइविंग मेगास्पोर था वही बड़ा हो गया साइज में और उसने एम्ब्रियो सैक बना दिया। उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, उसके अंदर हुई 3 माइटोटिक डिवीजन, 3 बार माइटोसिस होने से 8 न्यूक्लियस भर गए। ऊपर के 3 न्यूक्लियस ऊपर जाके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके 3 सेल्स बना दिए, जिनको हम कह रहे हैं एंटीपोडल्स। बीच के 2 बीच में ही रह गए और नीचे के जो 3 थे उसमें से एक बन गया एग सेल और बाकी इसके आसपास के 2 बन गए सिनर्जिड। इन दोनों को हम कह रहे हैं सिनर्जिड और ये हो गया हमारा एग सेल। क्या ये बात क्लियर है? और ये जो 2 बीच में है, इनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। चिंता मत करिए, बस अभी पढ़ लीजिए, ये सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. हाँ, सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है वो एनलार्ज किया। जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है ये थोड़ा बड़ा हो गया और इसके इसी मेगास्पोर में 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुई। और ये माइटोटिक डिवीजन कैसी थी, कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, यानी सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियो वर्ड आ रहा है कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस से, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस बन गए। उसमें से 3 आपके ऊपर चले गए और सेल्स बना लिए एंटीपोडल्स, बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे आ गया आपका एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। और इसी को हम कह रहे हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस किसको कह रहे हैं, सिनर्जिड और एग सेल को। ये जो एग सेल है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ये जो एग सेल है, एग सेल 1 और 2 सिनर्जिड 2 और 3, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, एग सेल प्लस सिनर्जिड्स। इन तीनों को हम साथ में बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं बच्चों, नितिका, गरिमा, सिया, क्या बोलते हैं? Egg apparatus. हाँ, एग अपैरेटस। एग सेल और सिनर्जिड को एग अपैरेटस बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। मैंने बोला कि आपका इसमें से जो मेगास्पोर मदर सेल था
लास्ट जो वो आप उसके अंदर मियोसिस हुई और मियोसिस की वजह से एक मेगास्पोर जो है वो सरवाइव कर गया, ठीक है, वो सरवाइव किया, बाकी ऊपर के 3 डीजेनरेट कर गए एंड इसकी वजह से वो जो सर्वाइविंग मेगास्पोर था उसका साइज बढ़ गया और उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था उसके अंदर हुई 3 बार माइटोटिक डिवीजन। 3 बार माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से उसमें बन गए 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई बन गए एंड इसमें से 3 ऊपर जाकर आपके एंटीपोडल्स बना दिया इन्होंने, बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड, ठीक है। ये मैंने Yes, अभी तक, हाँ ये मैंने अभी आपको अभी तक बताया था, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब क्या होता है इसमें, और इसी एग अपैरेटस हम किसको कह रहे थे सिया, एग अपैरेटस किसको कह रहे थे, एग अपैरेटस हम एग सेल और सिनर्जिड को कह रहे थे साथ में, ठीक है। ये जो Yes, हमारा, ma'am. हाँ ये जो सिनर्जिड थे 2 और बीच का एग सेल था, इन दोनों को साथ में हम कहते हैं एग अपैरेटस, ठीक है। अब आता है हमारा, अच्छा इसी में देखिए एक चीज, देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो हो रहा था वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी। न्यूक्लियस जो है बार बार माइटोटिक डिवीजन कर रहा था लेकिन वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी। एंड उसके बाद आपके ये जो न्यूक्लियाई थे ये आपके ऐसे ऐसे बाद में जाके ऊपर में इनके अंदर साइटोकाइनेसिस हो गई जिसकी वजह से इन्होंने बना लिया अपना, क्या बना लिया, अलग अलग सेल्स। अब ये जो सेल है ये कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियाई हैं इसमें, ये आप मुझे बता सकती हैं गिन के, ये वाला, इसमें बेटा बताइए कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियाई, चलो मैं इसको दूसरे बोर्ड मैम पर, 6 सेल्स हैं और 2 न्यूक्लियाई हैं। ये देखिए फिर से बना देती हूँ। इसमें बेटा देखिए न्यूक्लियाई की अगर बात करें और सेल्स की बात करें, 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये एक बड़ा सेल भी तो है सिया, Yes, ma'am. हाँ ये बड़ा सेल, तो ये हो गए हमारे 7 सेल और न्यूक्लियाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जिसमें एक ही स्पोर हो। हाँ आपका मतलब इस, हाँ आपकी इस टाइप का कि एम्ब्रियो सैक है ये और उसमें 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है सिया, ये हो गया हमारा सेल। Yes, ma'am. हाँ, और जो हमारे माइक्रोपाइल के साइड जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, कभी कभार नीट में ये भी पूछ लेता है, माइक्रोपाइल के जो साइड जो सेल्स हैं वो सेल्स है हमारे क्या, 2 सिनर्जिड और एक एग, यानी एग अपैरेटस हमारा किस साइड पर है, वो है हमारा माइक्रोपाइल के साइड में, ठीक है। बीच के जो 2 न्यूक्लियाई हैं in the middle they are known as polar nuclei and all the cells are haploid, all the cells are haploid, इसमें सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं और ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है विद 3 एंटीपोडल्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एक्सेल, 2 सिनर्जिड, यही है हमारा एम्ब्रियो सैक, यही है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और हम इसको फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं क्या सिया, इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं, Yes, ma'am. इसको हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट वही होती है ना सिया जिस जो फीमेल गेमीट को कैरी करके ला रही है, फीमेल गेमीट हमारा एग है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ तो ये हमारी होगी फीमेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हो गया हमारा एग, तो जो स्ट्रक्चर फीमेल गेमीट को कैरी करता है उसे हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड है जिसमें 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एग और एक पूरा लार्ज सेल है जिसको हम 7, इसलिए हम कह रहे हैं 7 सेल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस एम्ब्रियो सैक की बेटा, एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, कई बार पूछता है तो आप देख लेना, ठीक है। और
ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसको मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीगोनम बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। 7 सेल्स हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं, और इसमें से आपके 4 मेगास्पोर्स बने थे, उसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइव किया और वही एम्ब्रियो सैक बनाया। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज, जो भी इसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, इसी में हमारा एग मिलता है, इसीलिए हम इसे फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई कि ये पॉलीगोनम टाइप का है, मोनोस्पोरिक है, मोस्ट कॉमन है जो एंजियोस्पर्म से मिलता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है, इसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट बोल रहे हैं। यही है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सिया आगे बढ़े। यस मैम। कितनी बड़ी गलती। अच्छा नितिका ने भी देख लिया, नितिका ने भी देख लिया। नितिका बेटा आ गए? Yes, ma'am. हाँ, पर बेटा अभी जस्ट मैंने अभी सिया को जो बताया, मैं एक बार और बता दे रही हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 1 घंटे का आप लोगों को देखना पड़ जाएगा ये, फिर मैंने सोचा आप लोगों को बाद में पढ़ा दूंगी। बट देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था बेटा, कि आपका एक मेगास्पोर मदर सेल था जो सरवाइव किया था न्यूसेलस में, वो बड़ा हुआ और उसमें मियोसिस हुई। मियोसिस की वजह से 4 सेल्स बने, ऊपर के 3 डिजेनरेट हो गए, नीचे का, अरे सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, ऊपर के 3 डिजेनरेट हो गए, नीचे का एक सरवाइव किया, इसी को हमने बोला सर्वाइविंग मेगास्पोर। अब यही मेगास्पोर बड़ा हुआ, इसके अंदर था एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर हुए 3 माइटोटिक डिवीजन, इसकी वजह से इसके अंदर बन गए 4 न्यूक्लियाई, क्योंकि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। इसके अंदर बने 4 न्यूक्लियस, उसमें से बेटा 3 चले गए ऊपर और 2 रह गए बीच में और 3 चले गए नीचे। तो बना क्या, फिर बना हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऊपर में 3 एंटीपोडल्स, बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे का एक बड़ा एग सेल और बगल में 2 सिनर्जिड। और इसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों ने सुना था। इसके बाद जो मैंने सिया को पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। ये जो बना है फाइनली, जो एक सर्वाइविंग मेगास्पोर था जो बड़ा बड़ा होके इसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स बने, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एक बात बताइए नितिका, इसको मैं फीमेल गेमेटोफाइट कह सकती हूँ? नितिका इसको फीमेल गेमेटोफाइट कह सकती हूँ बेटा? Yes, ma'am. फीमेल, हाँ कह सकती हूँ ना। मैंने आपको बोला था ना कि गेमेटोफाइट वही जो फीमेल जो गेमीट कैरी करे, तो इसी के अंदर Yes, तो हमारा ma'am. बन रहा है एग। हाँ, एग हमारा गेमीट है, तो हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। और मैंने सिया को क्या बताया कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आपका एम्ब्रियो सैक है जो एंजियोस्पर्म से पाया जाता है, और ऐसे एंजियोस्पर्म को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ऐसे एम्ब्रियो सैक का नाम है पॉलीगोनम टाइप, और इसको हम मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। तो पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक टाइप हम नाम दे रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? अब मैंने सिया से पूछा था, अब मैं आपसे पूछती हूँ नितिका, इस पूरे एम्ब्रियो सैक में आपको कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं? ये नीट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग स्टेट लेवल पे भी पूछा गया है। इसमें बताइए नितिका बेटा, कितने सेल्स और कितने आपको ये दिख रहे हैं न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई कितने और सेल्स कितने? बताइए बताइए, न्यूक्लियाई कितने और सेल्स कितने? देखिए नितिका गिनिए मेरे साथ, Yes, ये ma'am. ब्लैक में, ये हो गया 1 सेल, ये हो गया 2 सेल, ये हो गया तीसरा सेल, ये हो गया चौथा सेल, ये हो गया 5वां सेल, ये हो गया 6ठा सेल, और ये जो बड़ा सा एम्ब्रियो सैक है ये भी तो एक सेल है। तो ये 7 सेल्ड हुए कि नहीं नितिका? Yes, ma'am. और न्यूक्लियाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट। तो ऐसा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई वाला जो आपका एम्ब्रियो सैक है, उसको हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक टाइप। ये बहुत कॉमन होता है एंजियोस्पर्म्स में, और इसी एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। इतने मैंने पढ़ाया था, ठीक है, समझ में आ गया नितिका? Yes, ma'am. हाँ सिया बेटा क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस मैम। चलिए, अब ये टॉपिक हो गया खत्म, हमारा हो गया मेगास्पोर खत्म। हमने पढ़ लिया फीमेल गेमेटोफाइट क्या है। फीमेल गेमेटोफाइट और कुछ नहीं, एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर आता है एग। अब हमें जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ओव्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इसमें हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे जैसे अभी ये पढ़ा ना, जो हमारा माइक्रोपाइल चैलेजा फ्यूनिकल कैसा था, तो ये वाला जो शेप देखा था, ऐसे ही अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखेंगे कि उसमें डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एमसीएफ, इसकी क्या पोजीशन है, इसके बेसिस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ओव्यूल मिलेगा। तो देखिए पहला जो ओव्यूल होता है, पहला जो ओव्यूल होता है, अगर मैं बोलूं ये जो डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल हैं, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई हो रहे हैं बेटा, दीज ओव्यूल्स, ये जो भी ओव्यूल मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इनका शेप अलग है और ये इनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, दीज ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज based on their attachment of funicle to the body part। फ्यूनिकल बॉडी पार्ट के साथ किस तरीके से अटैच्ड है, उसी बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। इसके नोट्स बहुत अच्छे मैंने बनाए, मैंने आप लोगों को पिछले बार भेजा भी था, तो देख लेते हैं। पहला जो कैटेगरी है बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल में, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी ऑर्थोट्रोपस। ये सब देखिए, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल की खासियत क्या है बेटा, ये अपराइट ओव्यूल है। जो अभी हमने देखा ये वाला ओव्यूल, ये अपराइट नहीं है ना, ये अपसाइड डाउन है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है कि नहीं बच्चों? यस मैम। हाँ, लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, अभी सबका मैं आपको दिखाऊंगी चित्र। ये कैसा होता है बेटा, ये होता है एकदम अपराइट, ये होता है अपराइट। अपराइट मतलब इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी बोलते हैं, अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। रीजन, इसमें जो एमसीएफ है यानी माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, ये एक स्ट्रेट लाइन में कैसे हैं अभी देखते हैं, सब के सब स्ट्रेट लाइन में। ये मान लीजिए ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल पता है ना इसी से अटैच रहती है आपकी बॉडी, ये फ्यूनिकल है। ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट, एक ही इंटीग्यूमेंट बना रही हूँ समझाने के बिहाफ से। ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। और अब देखिए फ्यूनिकल कहाँ पर था, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, बीच में आपका अगर एम्ब्रियो सैक बनाना चाहूंगी, देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, इसी में है ना आपका सब कुछ, अच्छे से नहीं बना, देखो ये हमारा एम्ब्रियो सैक। अब देखो जरा, इसमें अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इसको अपरेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फ्यूनिकल, चैलेसा और माइक्रोपाइल सब सामने। माइक्रोपाइल कौन सा पार्ट होता है बेटा, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग की तरफ है ना, जहां से ओव्यूल के अंदर एंटर किया जा सकता यस है कि नहीं? मैम। तो वो जो ओपनिंग है उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसका जस्ट माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, चैलेजा। ये चैलेजा हो गया, ये चैलेजा हो गया, हो गया। और यस मैम। फ्यूनिकल हमारा, हाँ फ्यूनिकल हमारा ये है। दो देखिए, तीनों एमसीएफ स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, माइक्रोपाइल, यस। चैलेजा, फ्यूनिकल ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारे एम्ब्रियो सैक है और ये हमारा चैलेजल एंड है और ये हमारा फ्यूनिकल है, ठीक है। तो क्योंकि ये एमसीएफ तीनों स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए एक अपराइट ओव्यूल है, ये स्ट्रेट ओव्यूल है। और इस ओव्यूल की खासियत ये है कि बेटा ये मोस्ट कॉमन है जिम्नोस्पर्म में। मैंने आपको जो पीछे जो ओव्यूल अपसाइड डाउन बना के दिखाया था, उसके बारे में मैंने बोला था कि दैट वाज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, और ये वाला बेटा मोस्ट कॉमन है इन जिम्नोस्पर्म। याद रहेगा, मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेरे नोट्स खोलना, उसमें सब दिख जाएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा, ये तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा फेमस एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम पढ़ के अभी उठे हैं, मतलब इसका डायग्राम देखा था हमने, तो बेसिकली आपको इसके बारे में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मोस्ट कॉमन है बेटा एंजियोस्पर्म्स में, ऑर्थोट्रोपस था मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। इसमें माइक्रोपाइल आपका नीचे की तरफ है, ऑर्थोट्रोपस में ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ था ना, ऊपर की तरफ मुंह किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनाट्रोपस ओव्यूल में आपका ये देखिए, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजा, ये फ्यूनिकल,
ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना? नो मैम। हाँ, तो माइक्रोपाइल यहाँ पे नीचे की तरफ है, माइक्रोपाइल बेटा नीचे की तरफ है, लोअर साइड की तरफ है, और ये जो ओव्यूल है ये इन्वर्टेड है। और 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको ऐसे ही एनोट्रोपस इन्वर्टेड अपसाइड डाउन ओव्यूल दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? और इसकी खासियत क्या है बेटा? ऑर्थोट्रोपस में एमसीएफ स्ट्रेट लाइन में थे, माइक्रोपाइल चैलेजा फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में थे, यहाँ सिर्फ माइक्रोपाइल और चैलेजा स्ट्रेट लाइन में, फ्यूनिकल नहीं है ना, फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं है। क्लियर है नितिका, सिया बेटा, क्लियर है? हाँ, अब हम जाते हैं तीसरे टाइप के ओव्यूल में। तीसरा टाइप का ओव्यूल क्या है हमारा? इसको कहते हैं हम हेमीट्रोपस ओव्यूल। इसको कहते हैं हम हेमीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स ओव्यूल। इसमें क्या हो रहा है? माइक्रोपाइल और चैलेजा राइट एंगल्स पे हैं फ्यूनिकल के। देखो ऐसे, ये आपका फ्यूनिकल, और जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने हाथ ऐसे किया हुआ है किसी किसी को पकड़ने के लिए। ये आपका ओव्यूल, माइक्रोपाइल यहाँ पर, चैलेजा यहाँ पर, फ्यूनिकल यहाँ पर। तो देखना, ये माइक्रोपाइल और चैलेजा ये राइट एंगल्स पे है फ्यूनिकल के। यस मैम। 90 डिग्री पे है ना बेटा? देखो तो, है ना? बेटा इसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा आर एट राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल, और इसी टाइप के ओव्यूल को हम ट्रांसवर्स या हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस कैसा था? उसका माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ गया था, है ना? याद आ रहा है? ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ था, इसमें माइक्रोपाइल ऐसे साइड में है, ऐसे माइक्रोपाइल साइड में, और फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल और चैलेजा ये सब आपस में 90 डिग्री पे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये हो गया बेटा हमारा हेमीट्रोपस। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा ओव्यूल टाइप है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। चिंता मत करिएगा, सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का, ये एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस के बीच का है। एनाट्रोपस कैसा था? पूरा उल्टा, उसका माइक्रोपाइल था यहाँ पर, और हेमीट्रोपस कैसा था? उसका माइक्रोपाइल ऐसे साइड में था। यही था ना, ये और ये दिख रहा है? तो ये एंगल एनाट्रोपस का है, ये एंगल हेमीट्रोपस का है। तो कैम्पाइलोट्रोपस में आप इन दोनों के बीच का देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज बिटवीन एनाट्रोपस। तो जो है कैम्पाइलोट्रोपस का माइक्रोपाइल है वो कुछ इस दिशा में होगा, ऐसे। अभी बनाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये हो गया आपका फ्यूनिकल, क्या आपको दिख रहा है? ये मेरा एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजा, ये फ्यूनिकल। देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल और चैलेजा का एंगल देखिए, दिख रहा है? ये बीच में है ना। हेमीट्रोपस में माइक्रोपाइल ऐसे था, एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल इधर था, और कैम्पाइलोट्रोपस में माइक्रोपाइल बीच में है। समझ में आ रहा है बेटा? नितिका, गरिमा भी आ गई। यस मैम। गरिमा सॉरी बेटा, अभी मैंने ज्यादा देर लिया नहीं है और बहुत अच्छे से समझाया। बीच का आप रिकॉर्डिंग देख लेना। गरिमा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, कल सुबह या कल शाम जब भी आप बोलोगे मैं आपको उतना पार्ट समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है, चलो। तो ये बेटा देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये माइक्रोपाइल का, ये एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस के बीच का है, और इसको हम कह रहे हैं कंपाइलोट्रोपस। इसको हम कह रहे हैं कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल लाइज एट अ पोजीशन इन बिटवीन एनाट्रोपस एंड हेमीट्रोपस। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा ओव्यूल हमारा एम्फीट्रोपस है। एम्फीट्रोपस में क्या होता है बेटा? कंपाइलोट्रोपस की तरह ही है, सेम है कंपाइलोट्रोपस की तरह। ठीक है, कंपाइलोट्रोपस में देखिए क्या था, ऐसे था आपका, ये इस एंगल पे था माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल वाज एट दिस एंगल,
और इसका इसमें क्या था, हमारा जो एम्ब्रियो सैक था, जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, रुको मैं ब्लू में बनाती हूँ, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, ये सीधा था, ये था हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। अब कंपेयर करना जब मैं एम्फीट्रोपस बनाऊंगी, मुझे बताना कि क्या इसमें डिफरेंस है। मैं बना रही हूँ एम्फीट्रोपस, ये ऐसे फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल, एकदम सेम जस्ट लाइक कैम्पाइलोट्रोपस, इसमें भी यही है। बस एक दिक्कत है, एम्ब्रियो सैक इसमें हॉर्सशू शेप्ड, घोड़े की नाल देखी है आप लोगों ने? Yes, ma'am. घोड़े की नाल ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना, हाँ। तो इसी टाइप का थोड़ा सा बेंट ओवरी, सॉरी बेंट एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहा है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक देखिए कितना सही सा था, सीधा सा, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ही बेंड हो गया, बाकी कुछ नहीं है। माइक्रोपाइल सेम एंगल पे है जैसे आपके कैम्पाइलोट्रोपस में था, सेम एंगल पे माइक्रोपाइल है, और चैलेजा इधर है और फ्यूनिकल, नथिंग, कुछ भी दिक्कत नहीं है एमसीएफ की पोजीशन में, बस एम्ब्रियो सैक आपका बेंड हो गया है, और इसी को हम कह रहे हैं एम्फीट्रोपस। सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, ma'am. रुकिए, इसको इसको कैसे हटाएं? चलो ठीक है, बाद में। यहाँ पे मैं आपका छठा बना रही हूँ, सिक्स्थ, सर्सिनोट्रोपस। इसमें बनाते छोड़ो, इसमें बना रही हूँ, मैक्सिमम बोर्ड हो गया। सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है बेटा, आपका जो माइक्रोपाइल है ना वो ऊपर की तरफ है जैसे ऑर्थोट्रोपस में था, बस डिफरेंस ये है कि ये पूरा घूम के ऊपर की तरफ है, जैसे देखिए, जैसे ये आपका फ्यूनिकल है, ये इतना, और ये इतना लंबा घूम के फिर जाके सीधा होके ऐसे दिख रहा है। ये दिख रहा है आप लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे? इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो फ्यूनिकल कहाँ पर है, ये है, स्टॉक है, ठीक है। माइक्रोपाइल कहाँ पर है, देखिए ये है माइक्रोपाइल, और उसका जस्ट उल्टा ये है चैलेजा। यहाँ पे माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है कि नहीं बच्चों? Yes, ma'am. लेकिन ऑर्थोट्रोपस में भी माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ था, लेकिन ऑर्थोट्रोपस में इस टाइप की दिक्कत नहीं आई थी, इस टाइप की दिक्कत नहीं आई थी। माइक्रोपाइल में इस टाइप की आपका, सॉरी, जो आपका ऑर्थोट्रोपस था, ऑर्थोट्रोपस में बेटा, ऑर्थोट्रोपस में क्या हुआ था, ऑर्थोट्रोपस में आपका जो माइक्रोपाइल था वो ऊपर की तरफ था बेशक, लेकिन वो ऐसे घूमा नहीं था। और सर्सिनोट्रोपस में क्या हो रहा है, ये पूरा ऐसे घूम के जा रहा है, एंड देन ये इसका माइक्रोपाइल का पोजीशन ऊपर गया, और चैलेजा उसके एंड में, और यहाँ फ्यूनिकल। इसी को कहते हैं हम सर्सिनोट्रोपस। इन दिस केस जो बॉडी है ना बेटा, ये तो फ्यूनिकल फ्यूनिकल तो यहीं तक रहती है, मान लीजिए एक ही पॉइंट तक रहती है, पर जो बॉडी है ना वो पूरा 360 डिग्री टर्न ले लेती है, पूरा 360 डिग्री टर्न लेके ओव्यूल बेसिकली अपराइट ही है यहाँ पर, लेकिन कैसे, एक कंप्लीट रोटेशन बनाने के बाद, और तब हम ऐसे केस में हम इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. क्लियर है नितिका, गरिमा, सिया, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. 6 टाइप के हमने ओव्यूल्स देखे बेसिकली। क्या क्या थे? पहला था हमारा ऑर्थोट्रोपस, इसमें क्या है आपका अपराइट ओव्यूल है। माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखा था एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल्स 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल दिखता है। ये कैसा है बेटा, इन्वर्टेड ओव्यूल है। इसमें क्या हो रहा है, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, माइक्रोपाइल आपका नीचे की तरफ है, चैलेजा उसके एंड में, फ्यूनिकल आपका साइड में। यानी यहाँ पर माइक्रोपाइल और चैलेजा तो स्ट्रेट लाइन में, बट फ्यूनिकल आपका अलग है, ठीक है। ये एनाट्रोपस है, ये मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म्स में। जनरली आपका क्वेश्चन आता है ऑर्थो और एनाट्रोपस पे बेटा, नीट में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑर्थोट्रोपस मोस्ट कॉमन किसमें है बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, किसमें है कॉमन? जिम्नोस्पर्म में ना। Yes, ma'am. और एनाट्रोपस किसमें कॉमन है? Angiosperm 80%. एंजियोस्पर्म, ठीक है, 80%, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, थर्ड हमने हेमीट्रोपस देखा था। इसमें हमने क्या बोला
कि इसमें आपका माइक्रोपाइल कहाँ पर होता है बेटा, कहाँ पर होता है, कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स ओव्यूल होता है। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि माइक्रोपाइल और चालिसा आर एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल, ठीक है। ये था हमारा हेमीट्रोपस ओव्यूल, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना जानते हैं कि ट्रांसवर्स ओव्यूल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में हमने क्या बोला, जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल था और जो हमारा हेमीट्रोपस ओव्यूल था उसके बीच का है, उसके बीच का ओव्यूल है। यानी इसके यहाँ पे आपके एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का जो पोजीशन था वो नीचे की तरफ था, और हेमीट्रोपस में माइक्रोपाइल का पोजीशन वाज लाइक दिस, जबकि कैम्पाइलोट्रोपस में आपका माइक्रोपाइल का पोजीशन वाज इन बिटवीन, ये आपका एनाट्रोपस में, ये आपका हेमीट्रोपस में माइक्रोपाइल, और ये हो गया हमारा कंपाइलोट्रोपस, तो जस्ट इन बिटवीन। लेकिन यहाँ पर क्या था बच्चों, कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक था ना हमारा, वो एटलीस्ट स्ट्रेट था, वो बेंट नहीं था। और यही चीज आप देखते हो एम्फीट्रोपस में, सेम कंपाइलोट्रोपस जैसा ही सब कुछ सेम है, एंगल वैंगल सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे आपको क्या, कंपाइलोट्रोपस में आपका एम्ब्रियो सैक जो था वो स्ट्रेट था, बेंड नहीं था, जबकि आपके एम्फीट्रोपस में एम्ब्रियो सैक इज बेंट। लास्ट जो ओव्यूल है हमारा, लास्ट जो ओव्यूल है हमारा, वो था हमारा सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकल था हमारा, पर बॉडी 360 डिग्री घूम के एंड देन इट बिकेम अपराइट। ऑर्थोट्रोपस की तरह ही माइक्रोपाइल इसका ऊपर की तरफ है, लेकिन आपकी बॉडी 360 डिग्री घूमी। ऑल्सो ऑर्थोट्रोपस से इस मामले में भी अलग है, ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, चालिसा एंड फ्यूनिकल वेर ऑल इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, फ्यूनिकल तो दूर है, माइक्रोपाइल भले ही ऊपर है, लेकिन बॉडी पूरी 360 डिग्री टर्न ले ली। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका डायग्राम। दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. देखो, दिख रहा है बेटा? एट्रोपस जो है सबसे पहला, उसी को हम ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर कोई दूसरा, हाँ ये वाला देखिए, सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस दिख रहा है इसमें, माइक्रोपाइल, चालिसा एंड फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है। फिर आपका एनोट्रोपस देखिए अपसाइड डाउन है। हेमीट्रोपस आपका साइड में है माइक्रोपाइल, ठीक है, राइट एंगल, माइक्रोपाइल एंड चालिसा आर एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। फिर कंपाइलोट्रोपस में आपने देखा, कंपाइलोट्रोपस में क्या देखा बेटा, कि आपका इन बिटवीन एनाट्रोपस एंड हेमीट्रोपस, ठीक है, इन बिटवीन एनाट्रोपस एंड हेमीट्रोपस इसका माइक्रोपाइल है, ना बहुत ज्यादा नीचे है ना बहुत ज्यादा साइड में, इन दोनों के बीच का एंगल है। एम्फीट्रोपस में सेम एंगल जस्ट लाइक कंपाइलोट्रोपस, बट द एम्ब्रियो सैक इज बेंट, हॉर्सशू शेप्ड, है ना। और सर्सिनोट्रोपस में आपने देखा पूरा 360 डिग्री घूम के फिर जाके माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ खुल रहा है। नितिका, सिया, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमारा हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, क्या है हमारा, पॉलिनेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन? बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉलिनेशन, इज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। जितना भी टेक्निकल और ये सब कुछ था ना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाला, वो सब हो गया खत्म। ये हमारा पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में व्हाट इज पॉलिनेशन, कौन बताएगा? नितिका एंड सिया एंड गरिमा, पॉलिनेशन क्या है बेटा? Pollination is nothing but transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollination क्या है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में, सिंपल। और पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया बच्चों? पहला हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब मुझे बताना जरा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या डिफरेंस है? सेल्फ पॉलिनेशन बेटा हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है और एक ही फ्लावर का आपका एग है, पोलन ग्रेन और आपका ओव्यूल, और पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गमीट है और आपका जो ओव्यूल के अंदर एग है, इनका फ्यूजन
एक ही फ्लावर का है, एक ही प्लांट का है, एक ही जीन्स है ना इसके अंदर। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो, ये प्लांट अलग है, देखिए जैसे ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फूल खिला, इस फूल के अंदर आ गया हमारा गाइनोजियम और एंथर, ठीक है। तो इसी का एंथर जब इसी के स्टिग्मा पे गिरा तो इसको हमने कह दिया सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिकली दे आर सेम। बट इसी मान लीजिए ये प्लांट एक्स है, इसी टाइप का दूसरा प्लांट एक्स, टाइप का मतलब ऐसे यही मान लीजिए ये रोज ये है आपका, कौन सा प्लांट बोलूं मैं, हिबिस्कस है, दूसरा हिबिस्कस का पेड़ थोड़े दूर में ही है, उसमें भी आपके फूल उग रहे हैं, एंथर है, और ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। एक मधुमक्खी आके यहाँ से पोलन ग्रेन उठा के इस वाले हिबिस्कस पे लाके डाल देती है, इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए जिका सिया गरिमा, यही है ना। Yes, ma'am. पर इतना आसान नहीं है। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम, अब आप 12th में आ गए हैं तो हर बहुत सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज पॉलिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक बार तो ऐसा, क्योंकि बच्चों को बहुत इजी लगता है बट इतना इजी नहीं, एक बार मैं नीट का भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज बेटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहला हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हमारा, एक होता है ऑटोगैमी टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा गिटनोगैमी, गिटनोगैमी का सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी वाले सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ऑटोगैमी में पोलन आपका एंथर से स्टिग्मा में जाता है सेम फ्लावर का, यानी ये एक प्लांट है, ये पत्तियां वत्तियां हैं, ये फूल है, फूल के अंदर आपका गाइनोजियम है और ये आपका एंड्रोजियम है। तो एंड्रोजियम का ये आपका एंथर का पार्ट है, यहीं से पोलन निकलेगा, ये पोलन इसी पे जा रहा है, इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। गिटनोगैमी क्या हो जाता है बेटा? सेम प्लांट है, इस पे 2 फूल उग रहे हैं, इसका जो गाइनोजियम है ये एंथर है, इसका गाइनोजियम, इसका एंथर, सेम प्लांट है। ये वाला एंथर जब पोलन ग्रेन इसका कोई इंसेक्ट लेके इसके ऊपर आके बैठता है, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, पर जीन्स तो एक ही होंगे ना बेटा, इस सेम प्लांट है तो जीन्स तो एक ही होंगे, जीन्स Yes, आर, ma'am. हाँ, बट क्योंकि फ्लावर अलग है इसलिए हम इस प्रोसेस को गिटनोगेमी बोल रहे हैं। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. हाँ। ऑटोगेमी में क्या होता है बेटा? फ्लावर इधर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब अगर सेम फ्लावर में होना है तो ऑब्वियसली दोनों मेल एंड फीमेल को तो एक ही फ्लावर के अंदर होना होगा ना। बाई मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, यानी मेल एंथर भी होगा, आपका स्टेमन भी होगा और आपका ये पिस्टल भी होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर है? ऑटोगैमस फ्लावर, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। अच्छा एक सेकंड, मैं आज वाले नोट्स तो भेज दूं आप लोगों को, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए आप लोग के मोबाइल में गया, नोट्स गए, पहुंचे नोट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन वाला पार्ट पे जाओगे तो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर बस आप देख लेना एक बार मेरी क्लास के बाद 5 मिनट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो ऑटोगैमी होती है ना, जहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर ही ये सब हो रहा है, तो वो आपका वहाँ पे फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। गिटनोगेमी में क्या हो रहा है? फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो फ्लावर था, ये दोनों फ्लावर मान लीजिए, हो सकता है कि एक ब्रांच पे जो फ्लावर था वो सिर्फ स्टेमन प्रोड्यूस कर रहा हो और एक ब्रांच पे जो फ्लावर था वो सिर्फ पिस्टल उसके अंदर था, यानी ये पिस्टिलेट फ्लावर था, ये स्टैमिनेट फ्लावर था।
तो यहाँ से आपकी मधुमक्खी इसके ऊपर बैठी, उसको कुछ मिला नहीं, फिर वो उठ के इधर आ गई। वो पेटल पे मिला नहीं, मतलब यहाँ के पेटल सेटल से रस वस चूसने के चक्कर में इसके पोलन ग्रेन चिपक गया इसके बॉडी पे, और फिर वो दोबारा इस फ्लावर पे भी आ गई कि थोड़ा इसमें से भी ले लें, और इस चक्कर में उसके स्टिग्मा पर उसने पोलन डाल दिए। तो ऐसे केस में क्या हुआ बेटा, ये फ्लावर तो दोनों यूनिसेक्सुअल थे, यूनि मतलब एक, यानी सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है, या तो फ्लावर मेल है या तो फ्लावर फीमेल है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पे इस गिटनोगैमी में फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टेमन के साथ आपका ये भी है, पिस्टल भी है, यहाँ पे पिस्टल के साथ आपका स्टेमन भी है। तो इसका पोलन ले जाके इस पे गिरा दिया, इसका पोलन ले जाके इसके ऊपर गिरा दिया, क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो गिटनोगैमी में आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, पर ऑटोगैमी में कभी भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो ही नहीं पाएगा। ऑटोगैमी में मतलब एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन से आपका, एंथर से आपका पोलन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है। तो बताइए बेटा, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के चांसेस हैं क्या? No, ma'am. नहीं, ऑटोगैमी में कभी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा। एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन याद रहेगा। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब हम पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं बेटा, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहते हैं। एलो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एलोगैमी? कौन बताएगा मुझे? जीनो या एलो का मतलब क्या होता है? बताइए बेटा। जीनो का मतलब होता है ना फॉरेनर। आप जब इस वर्ड का मतलब समझोगे तो जीनो का मतलब होता है फॉरेनर, यानी कोई बाहर से आया हुआ। एलो मतलब डिफरेंट, यानी कुछ अलग आया है, दूसरे पेड़ का आया है। समझ में आ गया? अब समझ में आया ना क्यों क्रॉस पॉलिनेशन बोला जा रहा है? फॉरेन मतलब दूसरा है, कोई अपने प्लांट का पार्ट नहीं है। एलो मतलब डिफरेंट, अपने प्लांट का होता तो सेम होता, एलो मीन्स डिफरेंट, यानी दूसरे प्लांट से है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या एलोगैमी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर, प्लांट ही अलग है, प्लांट पूरा अलग होगा, इसका फ्लावर, इसका फ्लावर, इसके एंथर पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जाएगा, प्लांट अलग है, यानी इसके जीन्स अलग, इसके जीन्स अलग, और ये हुआ हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, और यही सबसे सही तरीका है, इसी को नेचर ज्यादा प्रेफर करती है, इससे हमें बहुत वेरिएशन मिलता है, इससे रिकॉम्बिनेशन होता है, और इवोल्यूशन में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. और जो ये प्लांट है ना, ऐसा नहीं है कि ये मकई का पेड़ है तो ये आपका चाइना रोज का पेड़ होगा, नहीं। प्लांट बेटा सेम स्पीशीज की होनी चाहिए, तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये मकई तो ये भी मकई, ये मेज तो ये भी मेज, ठीक है। सेम स्पीशीज के प्लांट के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है, दो अलग प्लांट्स के जो आपके पोलन ग्रेन वो मिलते हैं, आपके स्टिग्मा पर आता है, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए आपको किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होगी। प्लांट के पास हाथ पैर तो है नहीं, या वो बैठ के यहाँ से पोस्ट तो करेगा नहीं, या अमेजोन के थ्रू भिजवाएगा तो नहीं, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो हम कौन कौन से एजेंट्स हो जाएंगे? एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन कुड बी एनीथिंग। जो एंजियोस्पर्म अपने एजेंसीज इतनी ज्यादा बढ़ा के रखा है कि वो हवा से भी पॉलिनेशन कराता है, वो वाटर से भी पॉलिनेशन कराता है, मतलब वाटर के थ्रू भी पोलन ग्रेन जाते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन कराता है, बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन कराता है, एनिमल्स हो गए, मंकीज हो गया, गिलहरी वगैरह हो गई, स्क्विरल्स, ठीक है, इन सब के मदद से पॉलिनेशन होती है। बैट्स, चमगादड़ों को भी यूज करते हैं, एंड्स, चींटियों को भी यूज करते हैं, स्नेल्स को भी यूज करते हैं, घोंघा। और जब ये सारे एजेंट्स अलग अलग हैं, तो जब ये पॉलिनेशन करते हैं तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है। एयर से जब पॉलिनेशन होता है बेटा,
तो उस प्रोसेस को हम एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली, फिली मतलब लव, मतलब इसके लिए इसका एफिनिटी है फिलस। तो एयर के लिए, इस एयर के लिए एफिनिटी है, इट लव्स एयर। तो एयर के थ्रू ये अपना, एयर को एजेंसी बना के ये अपना पोलन दूसरे फ्लावर तक पहुंचाता है, तो इसको एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोमीटर पढ़ा था ना स्कूल में, एनिमोमीटर ज्योग्राफी में, जो एयर का डायरेक्शन और ये सब बताता था, याद है Yes, रितिका? ma'am. हाँ, तो एनिमोफिली हो गया। वाटर के थ्रू जब हम पॉलिनेशन कराते हैं तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं तो हम उसको कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमो, वाटर तो है तो हाइड्रो। बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होती है तो उस प्रोसेस को ऑर्निथोफिली कहते हैं। एनिमल्स, आपके मंकी स्क्विरल्स की वजह से जब आपका पॉलिनेशन होता है तो हम उसको जूफिली कहते हैं। जूफिली, जू मतलब एनिमल्स, जू में चिड़ियाघर में आप एनिमल्स देखते हैं ना बेटा, तो जूफिली इज एनिमल्स, ठीक है। बैट्स की वजह से जब पॉलिनेशन हो तो काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली। एंड्स की वजह से जब हो तो मिरमेकोफिली। मिरमेकोफिली। और स्नेल्स की वजह से जब हो मैलेकोफिली। आपको फिल इन द, अरे सॉरी, आपके मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलो, तो ये क्लियर है नितिका, सिया, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. तो क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा बेटा जब ये एजेंसीज होंगी, कोई ना कोई एक एजेंसी को रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी हो चाहे गिटनोगेमी हो, जीन्स तो सेम ही है, एक ही प्लांट के हैं, ठीक है, जीन्स तो सेम ही है। देयरफॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लावर्स आपके सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं ना, जो सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ऑटोगेमी, और जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर है तब गिटनोगेमी। लेकिन बात तो सेम ही है, एक ही प्लांट है मतलब एक ही टाइप की जीन्स है। तो ऐसे टाइम में ना बार बार हर बार ऐसा करने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आप लोगों ने स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 12th स्टैंडर्ड का किया है? नितिका आपने किया होगा बेटा। सिया आप किस स्टैंडर्ड में बेटा, 11th में कि 12th में? मैम 12th। हाँ, तो 12th में एक चैप्टर है ना, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, है ना, ये करके Yes. चैप्टर है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो जूलॉजी वाला पार्ट है, ये भी, ये चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इसके बाद में यही स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें आप देखोगे कि मान लीजिए एक फीमेल गाय है और एक मेल गाय है, ये सुपीरियर फीमेल है, इस ये ब्रीड हमने लाया, और ये सुपीरियर मेल है। इन दोनों की इतनी अच्छी क्वालिटीज, हम चाहते हैं इनके बच्चों में वो क्वालिटीज आ जाए। तो मान लीजिए इन दोनों की मेटिंग कराई और इनके ना ऐसे ना 7-8 बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बच्चे भी बहुत अच्छे, इनके इनके अंदर वही इनके माँ बाप जितने अच्छी क्वालिटीज आ गई हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम दूसरा कोई, अगर मान लीजिए ये आपकी गर्ल है, ये आपका बॉय है, ऐसे करके है, गर्ल बॉय करके बहुत सारे हैं, एक फीमेल काऊ है एक मेल काऊ है। तो अब अगर ये जो फीमेल काऊ है ये बहुत अच्छा दूध देती है, सब कुछ ऐसा करती है, अब इसकी मेटिंग करानी है तो मैं फिर से कोई सुपीरियर मेल खोजूं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एनिमल्स में क्या कराते हैं, इन्हीं ये टेक्निकली ये भाई बहन की जनरेशन है, फिर भी इनमें मेटिंग करा देते हैं आपस में, लड़का लड़की देख के, जो लड़का है लड़की है उनकी आपस में मीटिंग करा देते हैं। मीटिंग करा दिया, फिर इनके बच्चे हुए, फिर इनकी भी आपस में मीटिंग करा दो, फिर इनके बच्चे हुए उनकी आपस में मीटिंग कराओ। तो बेटा आप देखोगे कि ऐसा जब बहुत ज्यादा जनरेशन तक आप करा देते हैं ना, तो 4-5 जनरेशन बाद की जो काऊ और उसके बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इनफर्टाइल टाइप के, फर्टाइल नहीं रह जाते, उनका दूध का भी क्वालिटी का दिक्कत आता है। मतलब एक इसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ था वहां पर इसी बात के लिए। और यही चीज यहाँ पे भी होती है जब एक ही जीन्स आपस में मिक्स कर रहे हैं काफी टाइम से कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद उनकी क्वालिटी वॉलिटी खराब होने लगती है और अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे ये ह्यूमंस में भी बोला जाता है, जितनी दूर के जैसे कई लोग होते हैं ना कि अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं, साउथ वाउथ में तो एक ही फैमिली में पता नहीं आपका
कई बार देखा है जो मामा होते हैं उनकी शादी भांजी से करा दी जाती है अगर एज वैसा है तो। कई बार कई कम्युनिटी में देखा है कि दूर के कजिन से शादी कर लेते हैं। तो इसमें देखा गया है कि एक पॉइंट के बाद ना बच्चों में कुछ बीमारियां आने लगती हैं अजीब अजीब से। तो इसीलिए बोला जाता है बेटा कि वेरिएशन जितना ज्यादा रहेगा ना, नेचर, मैंने बोला ना नेचर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत प्रेफर करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि जितना आपका वेरिएशन रहेगा उतना ज्यादा आपका रिकॉम्बिनेशन और ये सब अच्छा रहेगा, और आपका हेल्दी ब्रीड पैदा होगी। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेशन में आप समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक ही फ्लावर एक ही प्लांट में बार बार जीन्स का तालमेल होगा तो उसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। जब जीन और कैरेक्टर एक ही सेम जीन पूल के मिक्स करते हैं ओवर एंड ओवर, द नेचर कुछ ना रेसेसिव ट्रेट्स उभर उभर के सामने आने लगते हैं और वो सारी चीजें दिक्कतदायी हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। तो यही एक ड्रॉबैक है सेल्फ पॉलिनेशन का। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रॉबैक क्या है तो आप बोलोगे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसकी एक ड्रॉबैक है। अब एडवांटेज क्या है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का, कौन बताएगा मुझे? सिया, नितिका बताइए, एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का? हम एक ही स्पीशीज कंटिन्यू हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है और नहीं होगी। सो हाँ, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ना फेल हो जाए। मतलब अगर मान लीजिए कभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मान लीजिए सी बीच के पास प्लांट उग रहा है। मान लीजिए ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2 है। और ये पता है इनके साथ ऐसा, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट ही अलग है, इस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, इस पे सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे। तो बेसिकली ये सच में क्रॉस पॉलिनेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। अब होता क्या है कि अगर हवा इस तरफ से बही तब तो इसके पोलन ग्रेन्स इसके पास आराम से पहुंच जाएंगे। पर अगर गलती से भी बेटा, गलती से भी ये वाला प्लांट फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, तो हवा तो इस साइड से जा रही है, हवा तो इधर जा रही है, पोलन, और इधर कोई प्लांट नहीं है, इधर सिर्फ समुद्र, पानी 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 पानी। तो इधर कोई प्लांट है नहीं तो इधर से पोलन आने का कोई चांस नहीं। और ये है फीमेल, इसको चाहिए पोलन, हवा इधर से बह नहीं रही, तो मेल पोलन इसके पास आएगा नहीं। तो ये तो अनफर्टिलाइज रह जाएगा कि नहीं नितिका सिया? यस मैम। हाँ, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन का एक एडवांटेज है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ये रिप्रोडक्शन तो कर सकता है, पॉलिनेशन तो होगी, पोलन ग्रेन तो जाएगा कम से कम स्टिग्मा पे, और फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, नया जनरेशन तो बन जाएगा कम से कम, है कि नहीं? तो यस सेल्फ मैम। पॉलिनेशन का, हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन का एक ड्रॉबैक है, इसमें वेरिएशन नहीं होती, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। और इसका एडवांटेज है बेटा, एडवांटेज है कि 100% श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि फर्टिलाइजेशन होगी और नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी। क्लियर है सेल्फ पॉलिनेशन? क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन का 2 मिनट में मैं रैप अप कर देती हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है बेटा, 2 डिफरेंट जीन पूल्स को हम मिला रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, चाहे सेम स्पीशीज के होने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा, कई बार नीट में बोल देता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज नहीं, सेम स्पीशीज। आम के पेड़ में आम का ही पोलन आना चाहिए, दूसरे प्लांट का सेम का तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, एप्पल का नहीं आएगा। ठीक है, सेम स्पीशीज है। और इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और हेल्थी ग्रोथ बनी रहती है, बिकॉज आपके वैरायटी ज्यादा आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ और हेल्थी ग्रोथ। तो एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन क्या है बेटा, कि रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इसका ये एडवांटेज है। जो डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का था वो इसका एडवांटेज बन गया। इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इसमें वेरिएशन दिख रहा है, इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यही जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज था, इसका ड्रॉबैक हो गया। ये एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंडेंट है बेटा, एक्सटर्नल एजेंसी पे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो दूसरा एक्सटर्नल एजेंसी किसी वजह से फेल हो गया तो इसका तो गया ना काम। एयर, अगर एयर एजेंसी है, जो मैंने अभी आपको सी बीच वाला दिखाया एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से तो ये तो नहीं कर पाएगा पॉलिनेशन, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो आपको ड्रॉबैक और ये पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अडेप्टेशन वगैरह, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, उसमें भी मैं नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रैटेजीज होगा। ठीक है,